गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा हिंदी रीडर में चैप्टर 8 है ना, कला का परचम। कला का मतलब है हमारा जो है चित्रकला से मतलब है वैसे, है ना, लेकिन कला जो है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो जो है ललित कला और दूसरी उपयोगी कला, है ना। तो यहाँ जो है आज हमारा जो है चैप्टर चित्रकला से संबंधित है कि कला का परचम यानी कि चित्रकला में हमारे भारत के जो है कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चित्रकला को जो है चरम सीमा तक पहुंचाया है और उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स जो है वो बाज़ार में जो है काफ़ी मूल्य में जो है बिकती है। तो पहले मैं जो है आपको बता दूं कि कला का जो है परचम, ये तो हो गया कला का परचम यानी कि किस किस ने जो है कला को जो है चरम सीमा तक पहुंचाया है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कला कला जो है वो दो भागों में बटी हुई है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला में बेटा जो है हमारी आती है जैसे हमारी चित्रकला हो गई, मूर्ति कला हो गई, स्थापत्य कला हो गई और जो है वास्तुकला हो गई, है ना। और जो उपयोगी कला होती है उसमें जो है हमारे जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, है ना, सुनार का काम करना, बढ़ई का काम करना, तो ये सब भी हमारी एक कला है। वो हो गई हमारी उपयोगी कला यानी कि जो हमारे उपयोग में आती है। चलिए पहले हम देखते हैं। कला बहुआयामी होती है यानी कि इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत प्रकार की होती है, कहने का तात्पर्य ये है। तथा कलाकार चिंतनशील, उसकी कला उसके उस चिंतन या दृष्टिकोण का रूप होती है जो वह समाज के प्रति रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जो है जो कलाकार होता है उसका जो दृष्टिकोण होता है किसी चीज़ को देखने का, तो जो है वो उसको जो है हमारे सामने प्रकट करता है यानी कि उसको जो है अपनी कला के माध्यम से दर्शाता है। एक कलाकार के लिए न कोई उम्र बाधा होती है और न ही कोई बंधन। ये बात बिल्कुल सही है। कला क्या बेटा, हम यदि कोई भी काम करना चाहें तो जो है उसमें हमारी उम्र की जो है कोई सीमा नहीं होती है। मतलब जब चाहे हम किसी काम को करना सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बंधन है हमारे ऊपर कि हम अब नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। यह पाठ ऐसी ही एक निश्चल कलाकार का साक्षात्कार है। साक्षात्कार का होता है मतलब होता है बेटा जो है किसी से जो है इंटरव्यू लेना यानी कि सामने उसको बिठाकर उससे बातचीत करना, उसके बारे में पूछना। क्लियर। चलिए, सैयद हैदर रजा जो है वो एक चित्रकार हैं यानी कि एक कलाकार हैं। तो भारत के उन बड़े कलाकारों में से एक हैं जिनकी बनाई पेंटिंग पूरी दुनिया में सराही जाती है। सराही का मतलब है बेटा जिसकी तारीफ होती है, प्रशंसा होती है। यानी कि वो इतने अच्छे पेंटर हैं जो है वो जो भी हूबहू जो भी चीज़ देख लेते हैं, एक बार नज़र में उतार लेते हैं, उसको वो वैसे ही उतार देते हैं। ऐसे ही एम.एफ. हुसैन भी है, बहुत सारे चित्रकार हैं, मैं उनके नाम भी बताऊंगी आपको। आज भी उनकी कलाकृतियां इस बात के परिणाम स्वरूप मौजूद हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित होकर और वर्षों की कला साधना के फलस्वरूप सत्य को पहचानकर वे उसी में रम गए। यानी कि कला को जो है उन्होंने अपना क्या बना लिया, पैशन बना लिया, यानी कि अपना रोजगार भी बना लिया और इससे अलग उन्होंने और भी काम किए। रजा फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करते हुए, फाउंडेशन है बेटा एक संस्था, यानी कि उन्होंने एक संस्था बनाई। उस संस्था के माध्यम से जो है उन्होंने जितने भी भारतीय कलाकार थे या और भी कोई अन्य कलाकार थे बेटा, वो जो है उससे जुड़ सके और जो है हमारी जो मतलब उन्होंने एक कम्युनिकेशन जो पब्लिक के सामने रखना चाहते थे, तो जो है उस सब के बारे में उनको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। तो उन्होंने उस फाउंडेशन का नाम रखा बेटा रजा फाउंडेशन। वे पंचतत्व क्या होते हैं बेटा, पांच पर जो है पांच तत्वों से जो है मिलकर हमारा शरीर बना है। वो पांच तत्व कौन कौन से हैं बेटा, धरती यानी कि मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना, पर काम करना चाहते थे क्योंकि इन तत्वों से ही संसार बना है। यहाँ एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता से हुई, यानी कि दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता से उनकी बातचीत हुई, तो उसका एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया साक्षात्कार का मतलब होता है बेटा आमने सामने बैठकर एक दूसरे के बारे में जानना। जैसे इंटरव्यू होता है उसमें जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनका जवाब देना होता है। चलिए, प्रश्नकर्ता कौन है, दैनिक समाचार पत्र का एक संवाददाता है। रजा साहब, अब वो रजा साहब से सवाल कर रहा है, भारत लौटने का विचार आपने कैसे बनाया।
वो इंडियन ही थे, लेकिन जो है वो विदेश चले गए थे। तो वो वहाँ से वापस आए, उसके बाद जो है उनका इंटरव्यू लिया गया। ये सब उसी का यहाँ अंश दिया हुआ है। हैदर साहब, अब हैदर साहब कहते हैं, फ्रांस में 60-70 साल रहने के बावजूद अपने वतन को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला। हर साल में कुछ समय के लिए भारत जरूर आता था। मैं वहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था, यानी कि कुछ जरूरी काम था फ्रांस में, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन वो बीच बीच में अपने देश भी आ रहे थे। उसे हर साल में पूरा करना था, उसे हर हाल में पूरा करना था, यानी कि जो कार्य उनका था वहाँ पर उसको उन्हें पूरा करना जरूरी था। यह भी देखना था कि विश्व कला क्या है, यानी कि जो संसार की कला है वो क्या है, और भारतीय कला को क्या होना चाहिए। तो अंतर तो होगा ही बेटा। ये काम पूरा करने में समय लग गया। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल गई, वह भी चित्रकार थी। उससे मेरा विवाह हो गया। वह अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। इकलौती का मतलब है बेटा अकेली। उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरी एक ही बेटी है, तुम यहीं रहो, उनको दुख न पहुंचे, इसलिए 15-16 साल तक वहाँ मुझे, उससे भी मतलब 15-16 साल से भी ज़्यादा मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। दुर्भाग्यवश उसका देहांत 2002 में हो गया। किसका? यानी कि जो हैदर रजा साहब की पत्नी थी, उनका देहांत। मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब अपने देश लौटना चाहिए। उसके मरने के 8 साल के बाद 2010 में मैं भारत लौट आया। अब दोबारा फिर क्वेश्चन क्या है प्रश्नकर्ता ने, कैसी रही वापसी? अब तो आप यहीं रम गए हैं। हैदर साहब, मेरा लौटना बहुत रचनात्मक और फायदेमंद रहा। हालांकि मेरी यह उम्र और बदली हुई स्थितियां कभी कभी मुश्किल भी खड़ी करती हैं, फिर भी मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। भारत एक महान देश है। अब मैं यहीं रम गया हूँ। रम का मतलब यानी कि यहाँ की आबो हवा से मैं वाकिफ हो गया हूँ, और मतलब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है। प्रश्नकर्ता दोबारा फिर प्रश्न करता है, रजा फाउंडेशन स्थापित करने के पीछे असल में क्या मकसद था? मकसद यानी कि उद्देश्य था। अब हैदर साहब कहते हैं, चित्रकार एम.एफ. हुसैन, अब देखिए चित्रकारों के नाम भी यहाँ आए। एम.एफ. हुसैन, जिन्होंने जो है फिल्मों में भी काम किया है, और फिल्मों में जो है उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई हैं। जो पहले पोस्टर बनते थे वो जो है अधिकतर जो है एम.एफ. हुसैन के द्वारा ही तैयार किए जाते थे। तैयब मेहता और सूजा ने भी काम किया है। वह बेहतरीन हैं, यानी बेहतरीन यानी कि बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। और भी बहुत से चित्रकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ चित्रकार यह जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, पर कुछ चित्रकार ऐसे हैं जो दुविधा में हैं कि क्या करें, यानी कि वो अभी भी अपने आप को पूर्ण तरह से डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब कभी युवा चित्रकारों से मिलने का मौका आता है तो बातचीत करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहां कला की सभी विधाओं के लोग एक साथ मिलकर संस्कृति के बारे में सोचें। कला की सभी विधाओं के लोग, यानी कि जो कला है, कला मैंने आपको बताई, मूर्ति कला हो गई, स्थापत्य कला हो गई, हमारी चित्र कला हो गई जो हम कलर से करते हैं, और बेटा वास्तु कला हो गई। तो इन सभी कलाओं के जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के सामने अपने विचार रखें और दूसरे के विचार ग्रहण करें। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे सोचने का नजरिया होता है वो और भी मजबूत हो जाता है। अब उसी दरमियान यह आइडिया आया और रजा फाउंडेशन बना। हालांकि मैं अपना नाम नहीं देना चाहता था, लेकिन सभी ने कहा कि आप अनुभवी हैं, आपको अपना नाम देना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वो जो है एक फेमस कलाकार थे और विदेश से आए हुए थे, तो अब पेंटिंग्स उनकी अच्छी होती थी, लोगों को जो है काफ़ी पसंद आती थी उनकी पेंटिंग्स, तो वो अनुभवी भी थे। तो इसलिए जो है उनका नाम रखा गया कि जो है वो रजा फाउंडेशन आपके ही नाम से रखा जाए। प्रश्नकर्ता, दिल्ली में समकालीन यानी कि जो उनके समय के कलाकार हैं, है ना, कलाओं का संग्रहालय भी तो आप बनाना चाहते हैं? हैदर साहब, मैं नहीं बना रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ। यानी कि मैं नहीं बना रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा है। भारत में सांस्कृतिक जागृति है, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है वो
जागृत होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे नृत्य, संगीत, लेखन, कविता, चित्रकारी में भी बहुत काम हो सकता है, क्योंकि ये भी सब क्या है बेटा, नृत्य ये भी एक कला है, संगीत ये भी कला है, लेखन यानी कि लिखना ये भी कला है, और कविता, चित्रकारी ये भी जो है हमारी कला है। मेरी इच्छा है कि इस दिशा में कला की सभी विधाओं से जुड़े हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाए, ताकि वे रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें और कुछ नया कर सकें। प्रश्नकर्ता, भारतीय कलाकारों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अब एक ये बहुत ही कहना चाहिए जटिल क्वेश्चन है, एकदम से हम नहीं कह सकते कि हम किसे पसंद करते हैं। अब देखते हैं हैदर साहब किसको बताते हैं। कई चित्रकार हैं जिन्हें मैं खूब पसंद करता हूँ, वे सभी हमारी पीढ़ी के चित्रकार हैं, जैसे तैयब मेहता, अमृता शेरगिल, है ना, गाय तोड़े राम जो है राम कुमार, अकबर पदमसी और कृष्ण खन्ना। और जो अमृता शेरगिल है बेटा, ये जो है हंगरियन है। तो ये जो है भारत आई, भारत में जो है इन्होंने जब बहुत सी चित्रकलाएं देखी, इन लोगों से मिली, तो जो है उनके ऊपर जो है यहाँ की कला का बहुत प्रभाव पड़ा, तो वो यहीं पर ही रह गई और यही उन्होंने जो है चित्रकला का जो है कार्य करना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो भी चित्रकला की जो है शौकीन थी, वो भी पेंटिंग वगैरह करती थी। लेकिन 28 या 25 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत जल्दी जो है संसार को अलविदा कर गई, लेकिन इनकी पेंटिंग्स आज भी बहुत फेमस हैं। कुछ युवा चित्रकार भी हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, जैसे संजीव भोसकुटे, सुजाता बजाज, ये नए चित्रकार हैं जो नई पीढ़ी के हैं। प्रश्नकर्ता, नई पेंटिंग्स में किन विषयों में काम करना चाहते हैं? हैदर साहब कहते हैं मैं पंचतत्व पर काम करना चाहती हूँ। पंचतत्व पर मैंने अभी आपको बताया पंचतत्व क्या है। बचपन से ही शिक्षकों ने जो मार्ग मुझे दिखाया है, उसी पर 60-70 साल से कार्य कर रहा हूँ। अब भी उसी पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पंचतत्व से ही संसार बना है, इसलिए सत्य कहाँ छुपा है इसकी खोज करनी चाहिए। क्लियर? प्रश्नकर्ता, आपकी कलाकृतियों में बिंदुओं को गहरे आकर्षक रंगों में दिखाया गया है। यानी कि जो हैदर रजा साहब की जो चित्रकला की जो पहचान है वो क्या है बेटा, उन्होंने जो है बिंदुओं को जो है गहरे और आकर्षक रंगों से जो है बनाया है। इसका कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व है? हैदर साहब कहते हैं हाँ, जैसे हम बिंदु को आत्मा समझकर रंगों के माध्यम से पहचानते हैं, उसी तरह रंगों के माध्यम से आत्मा की ओर जाते हैं। रंगों को समझकर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। अगर चित्रकार उस चीज को नहीं समझता तो वह आत्मा की ओर नहीं जा सकता। अब देखो उन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है कि रंगों को समझकर ही उपयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कहाँ हमें कौन सा कलर करना है पहले हमें इसे समझना चाहिए, यानी कि हम उल्टा सीधा कलर कर दे तो हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं होगी। यदि एक कलाकार जो है इस चीज़ को समझकर अपनी पेंटिंग नहीं बनाता है तो बेटा उसकी चित्रकला का कोई मायने नहीं होता। तो इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि जो है रंगों को समझकर ही उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्नकर्ता क्या कहता है। भारत में कला, कलाकार की स्थिति और भारतीय कला के भविष्य पर आप क्या कहेंगे? अब उन्होंने कहा है कि भारत में कला और कलाकार की क्या स्थिति और भारतीय कला के भविष्य पर आप क्या कहेंगे, यानी कि आने वाले भविष्य पर भी आप क्या कहना चाहेंगे। हैदर साहब कहते हैं इन दिनों महत्वपूर्ण और सामान्य दोनों तरह का काम कला में हो रहा है ना। जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ मुझे बहुत खुशी होती है, और जहाँ बेकार काम होता है ठीक नहीं लगता। ये सबकी बात है बेटा, जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है हम लोग भी वहीं जाते हैं। ठीक वैसे ही जहाँ आपको कोई जो है, जैसे आप कहीं ट्यूशन वगैरह लगाते हैं या कहीं कोई कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो जब आपको पसंद नहीं आता तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। अपनी समझ से हर किसी को निर्णय करना चाहिए कि चित्रकार अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आधुनिक भारतीय कला का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आधुनिक भारतीय कला का परचम लहराएगा। ये बात बेटा उन्होंने बिल्कुल सही कही है। बहुत सारे कलाकारों ने ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई है बेटा जो है कई करोड़ में जो है उनका मूल्य होता है, और जब प्रदर्शनी लगती है तो उनमें जो है उनको रखा जाता है
और उनसे जो है उनको जो है बेचा जाता है। बहुत से लोग जो है इतने शौकीन होते हैं कि वो करोड़ों करोड़ों की पेंटिंग्स भी खरीदने में नहीं हिचकते हैं। तो बेटा हमें जो है, हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही मन से करें और मन तन से करें, यानी कि अपना तन और मन दोनों अपने उस काम को समर्पित करके करेंगे तो तभी हमें उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है, अन्यथा नहीं। चलिए बेटा, अब इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ बेटा यहाँ है इसके चैप्टर 8 कला का परचम। शब्दार्थ जैसे सराही, यानी कि सराहना भी है इसका मतलब, प्रशंसा और तारीफ करना, इसके दो अर्थ है। पंचतत्व, वे 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, कौन कौन से हैं? धरती, जल, वायु, अग्नि, गगन। मकसद का मतलब होता है उद्देश्य। बेहतरीन, बहुत अच्छा। दरमियान, बीच में। समकालीन, उस समय या उस काल की। आध्यात्मिक, आत्मा या परमात्मा से संबंधित। यकीन, विश्वास। परचम, झंडा। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें, है ना? ठीक। अब है बेटा इसके क्वेश्चन आंसर, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, सैयद हैदर रजा को भारत लौटने में इतना समय क्यों लगा? संक्षेप में लिखिए। अब उन्हें इतना समय क्यों लगा बेटा? क्वेश्चन का आंसर लेंथी है, चलो मैं बता देती हूँ आपको। सैयद हैदर रजा फ्रांस में एक महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए थे जिसे हर हाल में पूरा करना था। साथ ही यह भी देखना था कि विश्व कला क्या है और भारतीय कला को क्या होना चाहिए। इन कामों को पूरा करने में काफ़ी समय लग गया। इसके अतिरिक्त वे फ्रांस छोड़कर अपनी सास को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए हैदर रजा को भारत लौटने में इतना समय लग गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रजा फाउंडेशन का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है बेटा रजा फाउंडेशन का मूल उद्देश्य? इसका आंसर है, रजा फाउंडेशन का मूल उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना था जहां कला की सभी विधाओं के लोग एक साथ मिलकर संस्कृति के बारे में सोच सके। सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, गए सैयद हैदर रजा पंचतत्व पर ही क्यों काम करना चाहते थे? यानी कि उनका पंचतत्व पर ही काम करने का क्या मकसद था? देखिए, सैयद हैदर रजा को उनके शिक्षकों ने बचपन से ही पंचतत्व का मार्ग दिखाया था। वे जानते थे कि यह संसार इसी से बना है। वे इसी पर पिछले 60-70 साल से काम कर रहे थे और आगे भी इसी पर काम करना चाहते थे। इस प्रकार वे सत्य की खोज करना चाहते थे। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि घ, हैदर जी को यानी कि हैदर रजा जी की दृष्टि में बिंदु क्या है? बिंदु को गहरे आकर्षक रंगों में क्यों रखा जाता है? क्या कारण है? पूरा आंसर जानेंगे। सैयद हैदर रजा की दृष्टि में बिंदु आत्मा है। बिंदु को गहरे आकर्षक रंगों में इसलिए रखा जाता था ताकि उसके माध्यम से आत्मा को पहचाना जा सके तथा उसकी ओर बढ़ा जा सके। क्लियर? अब हमारा जो है बेटा यहाँ पर अपठित बोध है, यानी कि पार्ट्स में से लिया गया है। तो यहाँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा स्टैंजा यहाँ दिया हुआ है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हैदर साहब को किन चित्रकारों का काम पसंद है? हैदर साहब को एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता और सूजा का काम पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है, बेहतरीन चित्रकारों के अतिरिक्त और कैसे कैसे चित्रकार हैं? बेहतरीन चित्रकारों के अतिरिक्त अच्छा काम करने वाले और भी बहुत से चित्रकार हैं। उन्होंने पूरा इसमें खोलकर नहीं लिखा है बेटा। किनसे बातचीत का समय कम मिलता है? युवा चित्रकारों से बातचीत का समय कम मिलता है, ये इसका आंसर है। घ, रजा फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या सोच थी? पहले हम यहाँ से लिखेंगे, रजा फाउंडेशन बनाने के पीछे यह सोच थी कि जहाँ कला की सभी विधाओं के लोग एक साथ मिलकर संस्कृति के बारे में सोचे। ये आंसर इसका यहाँ आएगा बेटा। अब है हमारा, रजा फाउंडेशन नाम क्यों रखा गया? हैदर रजा साहब अनुभवी थे, इसलिए इनका नाम देने से अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सोचना सबकी राय थी।
सभी ऐसा सोच रहे थे कि जो है हैदर साहब अनुभवी हैं, तो इन्हें जो है रजा फाउंडेशन को इन्हीं का नाम देना चाहिए, इसलिए फाउंडेशन का नाम रजा फाउंडेशन रखा गया। ये आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे बेटा आपको। अब है हमारी इसकी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही आंसर छांटना है। हैदर रजा के 60-70 साल तक फ्रांस में रहने का कारण था, क्या था बेटा? महत्वपूर्ण कार्य होना, उनकी चित्रकार पत्नी, कार्य को हर हाल में पूरा करना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर 4th वाला है हमारा। सैयद हैदर रजा का बहुत वर्ष बाद भारत लौटने का कारण था, क्या कारण था? उनकी पत्नी का देहांत हो जाना, उनकी कोई संतान नहीं होना, वतन को भूल नहीं पाना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर भी 4th है। फिर है रजा फाउंडेशन बनाने के पीछे मकसद क्या था? कला की सभी विधाओं के लोग संस्कृति के बारे में सोचे, लोगों के पास बहुत फालतू समय होता है, मिलकर एक दूसरे के आइडिया से चित्र बनाएंगे, किसी संस्था का सदस्य होना ही चाहिए। ये तीनों इसके गलत हैं बेटा। फर्स्ट हमारा सही है, कला की सभी विधाओं के लोग संस्कृति के बारे में सोचे। ओके बेटा, अब आप ये वर्क अपना जो है नोटबुक में करेंगे पूरा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका जो मैंने आपको कराए हैं चैप्टर आपके जो सिलेबस के हैं, इतिहास बनाया करते हैं, संतति, परिवर्तन, मित्रता, ये मैंने आपको नहीं कराया है। मैं भी करूँगा रक्तदान, मेरा अतिथि और कला का परचम, और इसके साथ ही एक चैप्टर आपका और कराऊंगी मैं, प्रकृति और हम। ये आपका जो है हाफ ईयरली तक का सिलेबस है। क्लियर बेटा? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।